सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बिहार वासियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी आई हुई है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बिहार दरोगा की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी वो रिलीज़ हो चुकी है, जो आपको 1799 पदों पे दी गई है। ठीक है, जो ये 1800 के आसपास है। ये आपको पिछली वैकेंसी से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पिछली वैकेंसी जो थी वो आपको 1275 के अराउंड थी। तो इससे आई थिंक मान सकते हैं कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी। ठीक है, अगर ऑनलाइन की बात करते हैं तो ये ऑनलाइन आपको ये 2-3 दिन के बाद से स्टार्ट होने वाली है, मतलब 26 सितंबर से ये स्टार्ट होगी, है ना। अब जब ये जो ऑनलाइन की लास्ट डेट है वो 26 अक्टूबर तक है, यानी कि आपको अप्रॉक्स 1 मंथ पूरा मिलने वाला है ऑनलाइन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी क्या मापदंड है और इसमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, शैक्षणिक क्या है और फिजिकली क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अगर आवेदन के लिए पात्रता की बात करें तो सबसे पहले तो भारतीय नागरिक होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए, है ना। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता आपको 1 अगस्त तक काउंट की जाएगी। 1 अगस्त तक यानी कि आप ये जो 2025 1 अगस्त तक है, इसके टाइम तक आप क्या करना है, किसी भी विश्वविद्यालय से, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किए हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी से किए हैं, आप उस समय तक आप अपना स्नातक कंप्लीट कर लिए होंगे, या कंप्लीट अगर कर लिए हैं तो इसके लिए आप पात्रता के भागीदारी हैं। ठीक है, या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य, यानी कि आप उसके समकक्ष में, चाहे आप बीटेक किए हैं, चाहे बीसीए किए हैं, स्नातक के समकक्ष में आप परीक्षा पास किए होंगे, तब उसके लिए आप क्या है, पात्रता होंगे, है। अगर उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा भी आपको 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही काउंट करी जाएगी। आपको 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही काउंट करी जाएगी। ये तो आपकी हो गई उम्र सीमा की जो कैलकुलेशन है किस बेसिस पे करी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि उम्र सीमा जो है वो कितनी होनी चाहिए। अगर आप जनरल की बात करें, जनरल मेल की जो उम्र सीमा अगर लीस्ट मतलब सबसे कम अगर बात करी जाए तो ये 20 वर्ष होगी। ठीक है, और अधिकतम आपको 37 वर्ष होगी, 37 ईयर्स होगी। ठीक है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं अगर फीमेल अनरिजर्व की बात करें तो इसकी 20 होगी, है ना। और इसकी उम्र सीमा अधिकतम की बात करें तो अधिकतम होगी 40। ठीक है, मेल और फीमेल, अनरिजर्व मेल और फीमेल की जो क्या कहते हैं लीस्ट एज है, मतलब सबसे कम एज है, वो आपको क्या कहते हैं 20 है दोनों में, है ना। और अधिकतम मेल की बात करें तो 37 है और फीमेल की बात करें तो 40 है। ठीक है, वहीं पे अगर बीसी ईबीसी की बात करते हैं तो बीसी ईबीसी महिला और पुरुषों के लिए अगर यहाँ पे दिया गया है 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपका बीसी हो गया और अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपका ईबीसी हो गया। यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं के लिए जो एज फैक्टर है वो आपको 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक है। ठीक है, अब यहाँ पे अनुसूचित जाति, अभी अनुसूचित जनजाति के पुरुषों व महिलाओं का तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम है वो आपका 20 वर्ष है और अधिकतम कितना है 42 है, मतलब SC ST और ट्राइबल जो है। और उसके बाद आपको थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर जो है उसके लिए आपको सबसे जो कम उम्र है वो आपको 20 है और अधिकतम आपका कितना है 42 है। ठीक है, यहाँ पे एक आपका नोट दिया गया है कि जो उपरोक्त बिंदु है और 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 की बात करेगा। ये जो न्यूनतम उम्र की अगर गणना करी जाएगी तो आपको 1 अगस्त 2025 के अनुसार बेस जो होगा आपका 1 अगस्त 2025। वहीं अगर अधिकतम उम्र की बात करते हैं तो अधिकतम उम्र का जो बेस है वो आपको 1 अगस्त 2024 के आधार पर गणना करा जाएगा। ठीक है, वहीं पे ये आप जो पारा 4 है आपका, इसमें क्या दिया है कि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों, मतलब जो पहले से ही सेवा कर चुके हैं वो एटलीस्ट 3 इयर्स पूरा कर लिए हैं, उसको क्या मिलेगा 5 इयर्स की छूट मिलेगी। ठीक है,
अगर आपका 40 है, अगर आपका जनरली अगर 40 है तो आपको कितना मिल जाएगा, +5 मिल जाएगा, है ना, 45 मिल जाएगा, ठीक है, आपको 5 एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अब अर्धसैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। 57 वर्ष से अगर अधिक नहीं हो तब उसे क्या दिया जाएगा, 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सेना सैनिक की बात करी जा रही है इसमें, लेकिन उसकी जो उम्र है 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी, या तो जन्म तिथि होगी या आपकी जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा उसके बेसिस पे आपकी गणना करी जाएगी। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों की जो शारीरिक मापदंड है इसके बारे में बताया गया है कि ऊंचाई, सीमा और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं है, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसका मतलब कि इसमें आपको किसी भी तरह की अंक नहीं मिलेगी, है ना, लेकिन अगर आपका जो हाइट है अगर कम पकड़ा गया या कम है तो आपको पात्रता से बाहर कर दिया जाएगा। अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई में आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, आपको 165 है, कितना है, 165 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर वहीं पे BC EBC की बात करें और जाति एवं अनुसूचित जाति के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, देखो एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि BC EBC आपको अलग होता है। जब अगर हम OBC की बात करते हैं तो OBC आपको सेंट्रल लेवल पे हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसी OBC को अगर हम कैटेगराइज करते बांटते हैं तो बिहार लेवल पे आपको BC निकल के आता है ना, और एक निकलता है आपका EBC, तो ये हो गया आपका। तो इसी में दिया हुआ अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए आपका 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। सभी वर्गों की महिलाओं की जितनी भी महिलाएं हैं चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, इसको कितना दिया गया है, 155 सेंटीमीटर की मिट पूरी करनी होगी, ठीक है। अब अभ्यर्थियों की जो शारीरिक मापदंड है इसके बारे में बात करी गई है कि इसकी ऊंचाई, सीमा और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है। जो आपकी ऊंचाई है, वजन है, उसके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये आपके अंदर नहीं है, मतलब कमी है आप में, तो क्या होगा, आपको पात्रता से अलग कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अगर ऊंचाई की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए आपको 165। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, जो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग है मतलब BC, है ना, ये ध्यान रखिए, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है इसमें कंफ्यूज ज़्यादा होता है, तो BC EBC OBC सब में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो अनरिजर्व यहाँ पे देख सकते हैं आप, और पिछड़ा वर्ग मतलब BC, है ना। तो BC के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो आपकी हाइट है वो 165 है। यहाँ पे अगर EBC की बात करें और अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब SC ST की बात करें तो इसकी कितनी है, 160 सेंटीमीटर। अगर ऑल टाइप ऑफ फीमेल, ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल की बात करें तो फीमेल की कितनी है, 155 सेंटीमीटर की पात्रता पूरी करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे जो ये सीमा है इसके बारे में अनारक्षित समान वर्ग पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बात करी गई। चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे जो है आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब सबसे कम, ठीक है। लीस्ट सबसे कम कितना होना चाहिए आपको, 81 सेंटीमीटर होने चाहिए फुला करके, ठीक है। जब आप फुलाते हैं तो फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहीं पर अगर SC ST की बात करें तो बिना फुलाए हुए आपको 79 करना है, 79 आपका मेजरमेंट होना चाहिए, और जब हम फुलाते हैं तो 84 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे महिलाओं के लिए जो सीना की जो मापी है, ठीक है, वो क्या है, नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पे वज़न की बात करें, जो महिला की वज़न की बात करी गई वो 48 किलोग्राम होनी चाहिए, इतना कम से कम होना चाहिए। ये मैं अपनी सारी बहनों से बोलना चाहता हूँ
कि जो आपकी जो वज़न है, आप अगर 48 से कम है तो आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए और 48 तक इसको मीट अप कीजिए, है ना, ताकि आप इसके लिए पात्रता हो पाएँ। ठीक है, तो आपकी एटलीस्ट कितनी होना चाहिए 48, अगर 40 एटलीस्ट मतलब कम से कम होनी चाहिए। 50 है, 55 है अप्रोक्स चलने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आपका 47 ही है फिर भी आपकी इसके लिए पात्रता नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका कम से कम कितना होना चाहिए 48 किलोग्राम होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और की गई कि अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक मापदंड है तथा शारीरिक दक्षता है वो जो पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समकक्ष होंगे। मतलब जो किन्नर है, आपका थर्ड जेंडर है ना, ठीक है, ट्रांसजेंडर है जिसको हम थर्ड जेंडर कहते हैं, है ना, तो उसकी जो शारीरिक मापदंड है वो पिछड़े वर्ग के महिलाओं के अनुसार ही ली जाएगी। ये बात को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। अब हम सिलेक्शन की प्रोसेस अगर जानते हैं तो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, आपको सबसे पहले क्या होगी, आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है, अगर आपकी ये एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो गई, मतलब एक्सेप्ट हो गई, तो आपका सबसे पहले रिटेन लिया जाएगा। उस रिटेन के बाद क्या होगा, जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें आपका क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। मतलब प्रश्नों नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा आपका 100 है, और कितना मार्क्स रहेगा पर क्वेश्चन आपका 2 रहेगा। इट मीन्स कि 200 का टोटल मार्क्स रहेगा। ठीक है, आपको अगर टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटे की समय दी जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं एक और चीज़ लिखी है कि इसमें जो 30% के से कम अंक प्राप्त करने होंगे आपको। इट मीन्स कि मतलब एटलीस्ट 30% आपको प्राप्त करना है। ठीक है, उसके लिए आपको मुख्य परीक्षा के लिए किया जा सकता है। ठीक है, एटलीस्ट आपका 30% मार्क्स आना चाहिए, है ना। और यहाँ पे क्या दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थी का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मतलब 20 गुना जो क्या कहते हैं आपका टोटल वैकेंसी उसके 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो इतना आपको क्या किया जाएगा, चयन मेधा सूची तैयार किया जाएगा उतने स्टूडेंट्स के लिए। अब फिर द्वितीय कॉलम में क्या दिया है, द्वितीय चरण में आपका क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा आपका प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र जो होगा आपका 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें आपके 2 घंटे दिए जाएंगे और इसमें आपका 100% फिर से रहेगा। ठीक है, इसमें भी सेम बात कही गई कि 30% एटलीस्ट क्या करना होगा, आपको प्राप्त करना होगा, है ना। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्माण में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये ख कॉलम में लिखा है आपको, ये इसमें सिलेबस से रिलेटेड दिया हुआ है जिसमें आपका 200 क्वेश्चंस का 200 क्वेश्चंस नहीं 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होगी, 200 मार्क्स की होगी और आपकी जो समय अवधि रहेगी कितनी रहेगी, 2 घंटे की रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ दिया है, ये आपका इसमें क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, है ना। निगेटिव कितना रहेगा और कैसा रहेगा, तो यहाँ पे आपको प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 मार्क्स काट लिया जाएगा। चलिए कि आप जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपने सही किया, है ना, और दूसरा क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। दूसरा क्वेश्चन जो गलत कर दिया आपने, तो ये तो गलत हो ही गया, 2 मार्क्स आपका चला गया। लेकिन ये जो आपका 2 मार्क्स है, उस 2 मार्क्स में से आपका क्या चला जाएगा, -0.2 चला जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका कितना चलाएगा, पेनाल्टी के तौर पर, यहाँ पे पेनाल्टी लिखा रहता है क्लियरली। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें से आपका 0.2 मार्क्स काट लिया जाएगा। जो गलत किया है आपने वो तो गया ही 2 मार्क्स, क्योंकि आपका गलत किए 2 मार्क्स चला गया। लेकिन जो पेनाल्टी के तौर पे आपका जो सही है, सही में से आपका कितना चला जाएगा, 0.2 मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब जो फर्स्ट प्रोसेस था, सेकेंड प्रोसेस था, वो दोनों के फर्स्ट प्रोसेस में आपको दिखाई था कि 20 से मल्टीप्लाई करने पे जितना भी होगा उतना जो अभ्यर्थी हैं
उतना कैंडिडेट्स का क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सेकेंड टर्म के लिए। और जब सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम हो जाएगा, मुख्य परीक्षा हो जाएगा, तो इसमें आपका जो मेधा सूची है वो 6 गुना अभ्यर्थियों का किया जाएगा। कितना किया जाएगा, 6 गुना। किसके लिए, शारीरिक मापदंड के लिए, मतलब शारीरिक दक्षता के लिए आपका 6 गुना अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, है ना। अब यहाँ पे दिया है शारीरिक मानदंड के बारे में। अब यहाँ पे हर एक कैटेगरी से मेल की बात करी गई है। जो ये मेल है, मेल में आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है। कितना, तो 1600 मीटर, ठीक है। 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना है। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो क्या हो गए, आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। अब असफल घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप 6:30 से कम लेते हैं उसमें मार्क्स दिया जाएगा, है ना। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं, आगे में क्या दिया है। यहीं पे आपको सभी कोटि के महिलाओं के लिए बात करी जाए तो महिलाओं के लिए आपका 1 किलोमीटर रहेगा, है ना। और 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। 1 किलोमीटर रहेगा और 6 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। और वहीं पे अगर हाई जंप की बात करें तो हाई जंप में सभी कोटि के पुरुषों के लिए, मतलब ऑल कैटेगरी के जो मेल्स हैं उसके लिए आपको जो कम से कम है वो आपका कितना है, 4 फीट है, ठीक है। 4 फीट से कम अगर आप कूदते हैं, है ना, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं पे अगर महिला की बात करें तो महिलाओं के लिए आपका न्यूनतम कितना है, 3 फीट है। अगर महिला जो किसी भी कैटेगरी के हैं अगर ये 3 फीट से कम कूदती है हाई जंप तो उसे क्या कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम लंबी कूद की बात करते हैं तो लंबी कूद में आपको सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपका कम से कम 12 फीट लंबी जंप होनी चाहिए, लॉन्ग जंप होनी चाहिए। अगर आप 12 फीट से कम करते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही सेम है, जो महिलाओं के लिए 9 फीट है लॉन्ग जंप, अगर उससे कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही अगर हम गोला फेंक की बात करते हैं तो गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो 16 पाउंड का गोला होता है न्यूनतम, ठीक है, वो 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। न्यूनतम 16 पाउंड का गोला होता है, इसको कितना दूरी आपको फेंकना पड़ेगा, 16 फीट फेंकना पड़ेगा, ठीक है। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। अगर आप 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर वहीं पे अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स का 12 पाउंड रहेगा, है ना, और इसको 10 फीट फेंकना होगा। अगर आप 10 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। आई थिंक इस कॉलम में जो आपको दिया है ये आपको आई थिंक भली भांति पता ही होगा कि जो मेल्स हैं, मेल्स के लिए आपका क्या कहते हैं वो 6 मिनट 30 सेकेंड है और फीमेल के लिए आपका 6 मिनट्स है। अगर आप ये जो स्टेज है अगर कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको हाई जंप एंड लॉन्ग जंप के लिए आपको ले जाया जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आप फेल करते हैं तो फिर इसमें आपको नहीं दिया जाएगा। अगर इनकेस आप यहाँ पास कर लेते हैं और यहाँ पे गोला फेंक में आप फेल कर जाते हैं ना तो फिर आगे के लिए आपको नहीं सम्मिलित किया जाएगा। यहीं पे अगर आप हाई जंप में अगर आप फेल कर देते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आपको प्रिपेयर नहीं कराया जाएगा, मतलब वहाँ के बाद आपको असफल कर दिया जाएगा। ये इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो जो पद हैं वो जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो आपकी अनुसूचित जाति के लिए दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए आपका 210 है जिसमें से आपका 35% जो आपको पता है कि फीमेल्स के लिए क्या रिजर्व है, जिसमें से आपको 74 जो है किसके लिए रिजर्व है, फीमेल के लिए। ये आपका कितना है 15 है जो आपको अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें से 35% रिजर्व है किसके लिए, फीमेल के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अब 278 है उसमें से आपका 96 रिजर्व है किसके लिए, फीमेल्स के लिए। उसी तरह पिछड़ा वर्ग BC 222 है, 78 कितना है, 78 आपका महिलाओं के रिजर्व है। उसी तरह से पिछड़े वर्गों के महिला तो आपको पिछड़े वर्गों की महिला जो है इसमें से 42 है, महिला तो खुद ऑलरेडी है तो इसमें क्या रहेगा
स्पेशल यहाँ पे महिलाओं के लिए दिया गया है। अनारक्षित मतलब जो यहाँ पे आपका अनरिजर्व है, उसमें से आपका ये 850 है, इसमें 298 जो है आपका रिजर्व है। किसके लिए? जो अनरिजर्व फीमेल होती है, जो फीमेल है जनरल कैटेगरी से, उसके लिए कितना 35%। अनारक्षित मेल वाले में से क्या होगा आपका रिजर्व रहेगा, आरक्षित रहेगा। इसी के अनुसार से आपका टोटल जो वैकेंसी है 1799 है, और ये जो 614 है, ये 614 रिजर्व है किसके लिए? फीमेल के लिए। ठीक है, ये 35 यहाँ पे 35 36 जो आपको दिया है, ये आपको स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ लिखा गया है। महिलाओं के लिए जो प्रावधान है वो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं अच्छे से कंप्लीट। आरक्षण के बारे में बताया गया है, सेम थिंग 35%। यहाँ पर आप देख सकते 35% शायद अलग बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमान दिया जाएगा। 35% जो है वो आपको केवल जो बिहार की महिला है उसके लिए केवल आरक्षित की गई। तो चलो अब हम फाइनल जो पढ़ते हैं, हम ऑनलाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन जो प्रक्रिया आपको पता ही होगा, ये जो वेबसाइट है बिहार पुलिस के टैब पे, ठीक है, आप उस पर बीपीएससी वाले पे आप क्या करते तो वहाँ पे जा कर के आप क्लिक करके ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी जो आपकी फ़ी है वो 100 रुपीज़ है ना। और पेमेंट आप यहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट बैंक, यूपीआई, आप जिससे भी आप पेमेंट मोड है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो ठीक है, लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो ठीक है।